क्या कभी सोचा है कि आज से लगभग 100 साल पहले लिखा गया कोई नाटक समाज के नियमों को इतनी सीधी टक्कर दे सकता है? आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के 1933 के उसी ऐतिहासिक हिंदी नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने समय से बहुत आगे की एक बुलंद आवाज थी, सही मायनों में एक क्रांति। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक राजा का असली फर्ज क्या है, अपने राज को बचाना या अपनी रानी के सम्मान को बचाना? बस यही एक सवाल, यही कश्मकश इस पूरे नाटक की जान है और कहानी को आगे बढ़ाती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक अपमानजनक सौदा। यहीं से कहानी में एक ऐसे संकट की नींव पड़ती है जहां रानी को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा सौदा जो किसी के भी सम्मान को मिट्टी में मिला दे। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। एक तरफ है ध्रुव स्वामिनी, गुप्त साम्राज्य की रानी जो अपने सम्मान और गौरव के लिए जानी जाती हैं। उनके पति हैं सम्राट रामगुप्त, जो कायर हैं, ऐशो आराम में डूबे रहते हैं और सिर्फ नाम के राजा हैं। फिर आते हैं रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त, जो बहादुरी और सम्मान की एक मिसाल हैं। और कहानी का विलेन है शकराज, एक जालिम राजा जिसकी बुरी नजर गुप्त साम्राज्य पर है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी की जड़ें एक बड़े राजनीतिक धोखे में हैं। असल में सम्राट ने अपने बहादुर छोटे बेटे चंद्रगुप्त को अपना वारिस चुना था और ध्रुव स्वामिनी की शादी भी चंद्रगुप्त से ही तय हुई थी। लेकिन सम्राट की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मंत्री शिखर स्वामी ने साजिश करके बड़े लेकिन डरपोक भाई रामगुप्त को राजगद्दी पर बिठा दिया। नतीजा, ध्रुव स्वामिनी को उस इंसान से शादी करनी पड़ी जिससे वो नफरत करती थी। और जब लग रहा था कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी कहानी में सबसे बड़ा संकट आता है। दुश्मन राजा शकराज गुप्त सेना के कैंप को घेर लेता है और वो शांति के बदले में ऐसी शर्तें रखता है जिन्हें सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वो अपने लिए खुद रानी ध्रुव स्वामिनी को मांगता है और अपने सेनापतियों के लिए गुप्त सरदारों की पत्नियों को। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? राजा रामगुप्त और उसका मंत्री शकराज की इन घटिया शर्तों को मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं। मंत्री शिखर स्वामी तो इसे राजनीति का नाम देकर कहता है कि राज्य बचाने के लिए रानी के सम्मान की कुर्बानी दी जा सकती है। अब इसे राजनीति कहेंगे या नीरी कायरता? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, दो भाई दो आदर्श। यहां हम देखेंगे कहानी के दो सबसे अहम किरदारों के बीच का फर्क। ये सिर्फ दो भाई नहीं है, ये दो सोच हैं, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। रामगुप्त और चंद्रगुप्त में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रामगुप्त है डरपोक, मतलबी और सिर्फ ऐशो आराम की सोचने वाला, और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त, जो उससे बिल्कुल उल्टा है, बहादुर, फर्ज को समझने वाला और सबका सम्मान करने वाला। एक भाई के लिए रानी सिर्फ एक चीज है, एक संपत्ति, तो दूसरे के लिए उनके सम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जब ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि उसे एक तोहफे की तरह दुश्मन को सौंपा जा रहा है, तो वो चुप नहीं बैठती। उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वो बगावत कर देती है। वो गरज कर कहती है, मैं तोहफे में देने की कोई चीज नहीं हूं। इतना अपमान सहने से अच्छा वो अपनी कटार निकालकर अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। और अब कहानी पहुंचती है अपनी तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, सम्मान के लिए संघर्ष। अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था। अब वक्त था तलवारों का, सम्मान के लिए एक आखिरी लड़ाई का। ऐसे मुश्किल वक्त में चंद्रगुप्त एक हीरो की तरह सामने आता है। वो एक ऐसी दिलेर और हैरान कर देने वाली योजना बनाता है जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता। वो खुद ध्रुव स्वामिनी का भेष बदलकर अपने कुछ जांबाज साथियों के साथ दुश्मन के कैंप में घुसने का फैसला करता है। मकसद साफ था, ध्रुव स्वामिनी के सम्मान को बचाना और दुश्मन को उसी के खेल में हराना। और ये प्लान कामयाब हो जाता है। शकराज के सामने पहुंचकर चंद्रगुप्त अपना भेष उतार फेंकता है और अपनी असली पहचान जाहिर कर देता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और चंद्रगुप्त शकराज को मार गिराता है,
इस तरह वो न सिर्फ अपने खानदान के सम्मान का बदला लेता है, बल्कि गुप्त साम्राज्य को एक शानदार जीत भी दिलाता है। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक नए युग का उदय। चंद्रगुप्त की ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक नई सोच की, एक नई सुबह की शुरुआत थी। इस जीत के बाद जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए, वो सचमुच क्रांतिकारी थे। और यहीं पर ये नाटक एक ऐसी बात कहता है जो अपने समय से सदियों आगे थी। ये उस समाज को चुनौती देता है और कहता है कि अगर कोई पति कायर है, डरपोक है और अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सकता, तो ऐसी शादी की कोई अहमियत नहीं है, वो शादी अमान्य है। ये नाटक एक स्त्री को हक देता है कि वो ऐसे पति को छोड़ दे और अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। ये विचार उस दौर में किसी क्रांति से कम नहीं था। तो आखिर में होता क्या है? वो पूरी पुरानी और भ्रष्ट व्यवस्था ढह जाती है। पुरोहितों की सभा ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त की शादी को रद्द कर देती है। कायर राजा रामगुप्त को उसी का एक सरदार मार डालता है। बहादुर चंद्रगुप्त को नया सम्राट बनाया जाता है और आखिर में ध्रुव स्वामिनी आज़ाद होकर चंद्रगुप्त से विवाह करती है और इस तरह न्याय की जीत के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। एक पल के लिए इस साल पर गौर कीजिए, 1933, एक ऐसा समय जब महिलाओं के अधिकारों की बात करना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस दौर में महिला सशक्तिकरण का, अपने फैसले खुद लेने का इतना मजबूत संदेश देना वाकई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्यों लगभग 100 साल पुरानी ये कहानी, जो सम्मान, कर्तव्य और एक स्त्री के अपने अधिकारों की लड़ाई के बारे में है, आज भी इतनी अपनी सी लगती है, इतनी रेलेवेंट लगती है? क्या इसकी वजह ये है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कितनी ध्रुव स्वामिनियां अपने सम्मान और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं?